गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा लास्ट जो क्लास थी, उस लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स के अंतर्गत क्लास 12th हमारी चल रही थी और क्लास 12th की फ़िज़िक्स हम पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की फ़िज़िक्स में हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है परावर्तन पर बेस्ड। हमने कुछ प्रतिबिंब चित्र लास्ट क्लास में बनाए थे उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित। आज का जो इस क्लास का टॉपिक है वो है एक क्वेश्चन से शुरू होता है और अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। अर्थात हमें प्रूव क्या करना है, R बराबर 2F, जहाँ R क्या है, वक्रता त्रिज्या, और F क्या है, फोकस दूरी। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो राजस्थान बोर्ड की बुक, RBSC की बुक और NCERT की जो बुक है, दोनों बुक्स में इसके अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे हैं। दोनों बुक्स अलग अलग हिसाब से इसको सॉल्व कराती हैं। हम जो बेस्ट मेथड है उसी बेस्ट मेथड को हम अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। फर्स्ट मेथड हम चलते हैं राजस्थान बोर्ड की बुक पर। हम यदि RBSC वाले मेथड को फॉलो करते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आपको ये ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, R और F दोनों का जिक्र होना चाहिए। तो हम क्या लेते हैं, कोई अवतल दर्पण ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने क्या लिया है, कोई दर्पण लिया है अवतल। अब इस अवतल दर्पण पर हमें दो चीज़ें सबसे पहले नोट करनी पड़ेगी कि एक तो इसका मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पर दो बिंदु, एक तो होता है फोकल पॉइंट और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु। ये वाली जो दूरी है टोटल वो तो है R, और ये वाली जो दूरी है टोटल वो है F। अब हमें सिद्ध करना है R बराबर 2F या F बराबर R/2, दोनों बात एक ही है। तो इसके लिए हमें दो लाइनिंग चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें एक चीज़ पता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, जब भी कोई प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित की जाती है या आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु। अब यदि हम इसी लाइन पर यहाँ पर क्या खींचें, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो वो परपेंडिकुलर कहाँ से गुजरता है, हमारे वक्रता केंद्र से गुजरता है। ये क्या है, इस पर नॉर्मल है जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि परावर्तन में आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, सपोज दैट A और ये है B और ये हो गया C। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, परावर्तन। यही हम पढ़ते आए हैं कि इन दोनों, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। C ऑलरेडी दे रखा है तो इसको हम D दे देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर C ऑलरेडी दे रखा है। देखते हैं, अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हैं या फिर ये इसका क्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो सबसे पहले तो हमने जो लिया है उसे लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करने हेतु क्या लिखूँगा मैं, दर्पण की फोकस दूरी
वह वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करने हेतु दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करने हेतु एक छोटे द्वारक का गोलीय दर्पण लेते हैं। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि दर्पण पर एक किरण AB दिशा में आपतित होती हुई BD दिशा में परावर्तित हो जाती है तथा BC अभिलंब है, तो परावर्तन के नियम से ये वक्त हमारा हो रहता है। परावर्तन के नियम से एंगल I बराबर एंगल R होता है या नहीं होता, कि कोण I बराबर कितना होगा, कोण R, इसका मतलब एंगल ABC बराबर CBF बराबर एंगल CBF या FBC। ठीक है, इसको यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें, आगे चलते हैं। देखो इसी डायग्राम में हमें रिलेशन निकालना है इसमें और इसमें, तो हमें ये वाली चीज़ भी क्या करनी पड़ेगी, नोटिफाई करनी पड़ेगी। ये है एंगल I और क्या यहाँ से A से जाओ और A से जाओ, Z बनता है और Z बनने की वजह से ये और ये कोण एकांतर कोण, और एकांतर कोण होने की वजह से ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, I। तो मैं क्या लिखूँगा कि एंगल ABC बराबर कितना होगा, BCF। उपरोक्त चित्र में एंगल ABC बराबर एंगल ABC बराबर BCF दोनों कोण क्या हो गए, बराबर। जब दोनों कोण बराबर हो गए, BCF ABC बराबर BCF, रीज़न यदि आपसे कोई पूछे तो क्या लिखोगे आप, कौन से कोण थे, एकांतर कोण थे। कौन से कोण थे, एकांतर कोण थे। आगे चलते हैं, अब अपन देखते हैं ये वाला कोण एकांतर, ये इसके बराबर और ये ऑलरेडी बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला त्रिभुज BCF में जो ये पूरा का पूरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, इस पूरे के पूरे त्रिभुज में ये और ये दोनों कोण बराबर, और जब दो कोण बराबर होते हैं तो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। भाई दो कोण बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज BCF में एंगल I बराबर एंगल R, मतलब एंगल BCF बराबर FBC एंगल FBC। रीज़न इसीलिए
इसलिए जो दो भुजाएं थी, कौन कौन सी, एक ये वाली भुजा संगत और एक ये वाली संगत भुजा, मतलब सी एफ बराबर एफ बी। इसीलिए भुजा सी एफ किसके बराबर होगी, एफ बी के बराबर होगी। और यदि हम मान लें, यदि आपके पास जो ये बिंदु है, कौन सा बिंदु, बी बिंदु, ये क्या हो, दर्पण के ओ बिंदु के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। बी बिंदु, यदि इस बिंदु को हम आगे खिसकाते जाएं, क्योंकि द्वारक तो छोटा सा है, छोटा सा दर्पण है, यदि हम इसको आगे खिसकाएं तो इमेजनरी क्या है, बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। और बहुत ज़्यादा जब नज़दीक होगा तो इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, लगभग बराबर हो जाएगी। ओ एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बी। यदि बिंदु बी को ओ के नज़दीक माना जाए तो एफ बी किसके बराबर हो जाएगी, ओ एफ। और ओ एफ क्या है, यहाँ पर फोकस दूरी है, जिसे हम स्मॉल एफ लिखते हैं। दैट मीन्स एफ बी कितना हो जाएगा, स्मॉल एफ। तो चित्र से ओ सी, जिसे हम क्या लिखते हैं, कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या। चित्र से ओ सी, जिसे हम कैपिटल आर लिखते हैं, ओ से लेकर सी तक की, जो क्या है, एफ सी और एफ ओ का क्या है, मिक्सर है। मतलब कैपिटल आर क्या है, एफ सी प्लस एफ ओ, और अभी अभी हमने लिखा है एफ सी जो है वो एफ बी के बराबर है। यहाँ से यदि हम लिखते हैं, और एफ ओ ऑलरेडी एफ है, और ये भी एफ और ये भी एफ, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 2 आर बराबर कितना आ जाएगा, 2f। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा बहुत माना ही माना है। ये जो सॉल्यूशन था, ये वर्तमान में जो राजस्थान बोर्ड की बुक चल रही है उसका सॉल्यूशन है, आरबीएससी की जो बुक्स हैं उसका सॉल्यूशन है। लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उस एनसीईआरटी की बुक में जो आने वाली बुक है उसमें एक अलग सॉल्यूशन दिया गया है, थोड़ा सा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा अलग से सॉल्यूशन दिया गया है, जिसे हम देखते हैं। अब ये हमारे आरबीएससी की बुक का डेरिवेशन था। अब हम इसी डेरिवेशन को एनसीईआरटी जो बुक आने वाली है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्या बोलता है, देखते हैं। एनसीईआरटी में भी वैसा ही है, रूल्स तो वही होते हैं, रूल्स में क्या डिफरेंट है। सपोज दैट मैंने क्या ले लिया, कोई मिरर ले लिया, उत्तल या अवतल कोई सा भी ले सकते हो आप। एक अवतल मिरर लिया है, अवतल दर्पण लिया है। इस अवतल दर्पण का ये क्या है, मुख्य अक्ष। हमें पता है ये अवतल दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष। अब हम क्या जानते हैं, ये इसका प्रकाश केंद्र ध्रुव जिसे बोलते हैं अपन, पी या ओ किसी से भी डिनोट करो, ठीक। अब हमने क्या लिया, यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है। सपोज दैट दिस इज़ द पॉइंट एफ एंड दिस इज़ द पॉइंट सी। हमारे पास एक पॉइंट है एफ, तो ये डिस्टेंस है एफ और ये डिस्टेंस है कैपिटल आर। अब हम क्या लेते हैं, वापस से वही कि कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है, वहाँ से समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ये यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है। फिर हम वापस से क्या लेते हैं, हमें पता है कि हम अभिलंब बनाएंगे। क्या बनाते हैं, एक अभिलंब बनाते हैं। तो हम यदि ये एंगल आई और ये एंगल आर, तो यदि मैं यूँ बोलूँ कि एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब। तो मैं क्या बोलूँगा, एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वापस से हम जहाँ पर वैसे बोला था कि ये क्या है, एक एकांतर कोण है, यदि हम जाने तो ये एकांतर कोण होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एंगल आई, एज इट इज़ वहाँ का वही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम ए, इसको हमने बी और इसको हमने डी नाम दिया था।
ठीक है। तो यहाँ ए से लेकर बी तक गई और फिर बी डी डायरेक्शन में मूवमेंट हो गई, वापस से वही का वही रूल हमने लगाया। लेकिन अब यहाँ पर एक नई थ्योरम हम लगाते हैं, किस पर, बी सी एफ पर। त्रिभुज एफ बी सी में हमें पता है कि बहिष्कोण जो होता है वो क्या होता है, त्रिभुज के सम्मुख अंतः कोणों का योग होता है। सम्मुख अंतः कोणों का योग होता है। अब यदि मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ, किसकी, इस वाले की, तो आर और आई का जो योग होगा वो ये वाला होगा। डेफिनेटली ये क्या जा रही है, बाहर जा रही है, और ये बाहर जा रही है, तो इसके सम्मुख एक और एक, ये दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, तो बहिष्कोण की मैं बात करता हूँ, बी एफ ओ, एंगल बी एफ ओ की यदि मैं बात करता हूँ तो एंगल आई प्लस एंगल आर, और हमें पता है कि एंगल आई वापस से कितना होता है, एंगल आर और आई दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 एंगल आई। इसको सपोज दैट हम टीटा मान लेते हैं। क्या माना हमने, टीटा, बुक में टीटा ही माना हुआ है। यदि इसको टीटा मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 टीटा, मतलब ये कितना है टीटा और ये कितना है टीटा, ये टीटा और ये टीटा। अब द्वारक क्या है, कम लिया है, मतलब द्वारक नगण्य है, और जब द्वारक नगण्य है तो इसको हम बी ओ को एक सीधी लाइन मान सकते हैं, नगण्य है, अतः बी ओ एक सीधी बी एम के तुल्य होगी। बी ओ जो लाइन है वो बी एम के तुल्य होगी। अब इसमें दो चीज़ें लगा दो, टेन टीटा और टेन 2 टीटा लगा दो। तो टेन टीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कौन से त्रिभुज, जिसमें टीटा है, टीटा ये रहा, आई बराबर टीटा। तो बी एम सी में, त्रिभुज बी एम सी में टेन टीटा बराबर ये लगाऊं तो टेन टीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब, टीटा के जस्ट सामने क्या होता है, लंब, मतलब बी एम आधार नीचे वाला एम सी, और लगभग किसके बराबर है, ओ सी के। तो हम क्या लिख देंगे, बी एम अपॉन ओ सी, क्योंकि हमने क्या लिखा है, बी ओ द्वारक नगण्य है, मतलब ये दोनों क्या हैं, लगभग एक ही पॉइंट है। ओ सी, तो ये हो गया, चूँकि टीटा नगण्य है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा इसमें कि टीटा क्या है, नगण्य है, और जब टीटा नगण्य है तो टेन टीटा इज़ आल्सो इक्वल टू कितना हो जाता है, टीटा, देन टीटा इज़ इक्वल टू कितना हो गया, बी एम अपॉन ओ सी। हम इस डेरिवेशन को इसी पेज पे ख़त्म करना चाहते हैं, तो अगले ही पल हम क्या लिख देंगे, बी एम सी अप टू टीटा वाला देखो, बी एम एफ में, त्रिभुज बी एम एफ में क्या लिखूँगा, टेन टू टीटा इज़ इक्वल टू, टीटा के जस्ट सामने लंब, तो टेन टीटा बी एम अपॉन एम एफ, लंब बटे आधार, तो टेन टू टीटा इज़ इक्वल टू बी एम अपॉन ओ एफ, बी एम अपॉन ओ एफ, क्योंकि ये लगभग किसके बराबर थी, ओ एफ के। फिर क्या है, 2 टीटा इज़ आल्सो नेग्लिजिबल, नगण्य है, और जब नगण्य है तो वापस क्या लिखेंगे, 2 टीटा इज़ इक्वल टू बी एम अपॉन ओ एफ। तो यहाँ से टीटा की वैल्यू कहाँ रख दूँ मैं, यहाँ रखने पर समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 छोटा सा बच रहा है। समीकरण 1 व 2 से यहाँ से टीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो 2 इंटू टीटा की जगह बी एम अपॉन ओ सी बराबर बी एम अपॉन ओ एफ, यही रहा, बी एम अपॉन ओ सी, बी एम अपॉन ओ एफ, बी एम से बी एम गायब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ओ एफ बराबर ओ सी, और ओ सी यदि आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है तो आर है और ये एफ है, तो हमने वापस से क्या सिद्ध कर दिया, आर बराबर कितना होता है, 2f। ये था एनसीईआरटी की बुक का मेथड, और इसके पहले जो मेथड देखा था वो मेथड था हमारे आरबीएससी की बुक का, और ये है सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का मेथड।
तो दोनों बुक्स के मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, आपकी इच्छा हो उस मेथड से आप डेरिवेशन को अप्लाई कर सकते हो, एज यू विश, जैसी आपकी श्रद्धा, जजमान की जैसी श्रद्धा। ठीक है, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके एक दो न्यूमेरिकल है जो अब हम करते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, एक सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल क्या आएगा कि किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे देगा, फोकस दूरी पूछेगा तो आधी कर दो, और फोकस दूरी दे के वक्रता त्रिज्या पूछे तो उसका ट्वाइस कर दो। तो इसमें कोई इतना खास पॉइंट नहीं है जो इसको हम क्या करें, आगे बढ़ाएं। मैं आपको दोनों बुक्स में बता देता हूँ इसको, डेरिवेशन को। ये हमारे एनसीईआरटी इस साल आने वाली बुक है। पेज नंबर 312 पर इंग्लिश मीडियम की बुक में ये क्लियर दे रखा डेरिवेशन। ये देख लो आप, थीटा और 2 थीटा इसी प्रकार से दे रखा है। टू थीटा दिखाई दे रहा है, थीटा और थीटा है, ये थीटा। ये आपके एज इट इज़ डेरिवेशन f बराबर r/2। इसके बाद का आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा दर्पण सूत्र, मिरर इक्वेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डेरिवेशन है 1.5-2 पेज का। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।